अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त गंदम की काश्त का मौसम है और बहुत एहसास दिन है जिसमें बड़ी तेज़ी से आपने कपास की फसल को वाइंड अप करना है, कपास की छड़ियाँ काटनी हैं और फिर जो है गंदम की फसल काश्त करनी है। इनकी कपास ज़रा ताख़ीर का शिकार है, उनको ज़ाहिर है एक एक दिन उनके लिए अहम है। ये कब तक आप गंदम बेहतर है कि काश्त कर लें, इसका भी जायज़ा लेंगे और साथ ही भी देखेंगे कि गंदम की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए, बीजों का जो इस्तेमाल है उसकी शनाख्त है वो कैसे करनी चाहिए, फिर खादों का इस्तेमाल है उसे कैसे किया जाए, बीज की अगर कोई ट्रीटमेंट है तो उस ट्रीटमेंट को कैसे करना है और वो क्या ज़रूरी अवामिल हैं जिनको आपने हर सूरत में मद्देनज़र रखना है और वो क्या गलतियाँ और कोताहियाँ हैं जो हम कर जाते हैं जिनसे बचना है। तो ये अहम दिन है। इन सारे मामलात पर आज हम डिस्कशन करेंगे ताकि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त कर सकें, अच्छी गंदम काश्त कर सकें और फिर इससे फ़ी एकड़ पैदावार भी अच्छी हासिल कर सकें। गंदम हमारी स्ट्रेटेजिक क्रॉप है और बाकी कुछ हो ना हो, गंदम अगर है तो फिर हम बड़े मुतमईन होते हैं, घर में दाने पड़े हुए हैं तो मामला ठीक चल रहे होते हैं, इसलिए बाकी फसलों से ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाती है। हम गंदम काश्त करते हैं, ख़ुद भी कॉन्शियस हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो काश्ता रकबा है तकरीबन उसके 80% पर गंदम लगा देते हैं और गंदम का मौसम जब आता है तो हर काश्तकार की कोशिश होती है कि जहाँ से भी कोई खाली रकबा मौजूद हो वहाँ पर गंदम लगा दी जाए ताकि जो कुछ भी दस्तयाब हो दानों की सूरत में, गंदम की सूरत में, वो हमारे लिए बड़ा सरमाया है। और फिर इस वक्त जो है पूरी दुनिया में एक फ़ूड इंसिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो रही है और आइंदा आने वाले बरस में जो है वो आबादी तेज़ी से दुनिया की बढ़ रही है, हमारी तो वो तेज़ी से बढ़ ही रही है, दुनिया की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ख़ुराक का मामला जो है वो बड़ा अहम होता जा रहा है। तो हमें ख़ुराक में ख़ुद कफ़ालत का अंदाज़ा है और हमारी कोशिश है कि हम सारे मामलात में ख़ुद इन्हिसारी पैदा करें। ख़ास तौर पर गंदम अगर हमारे पास अपनी दस्तयाब है तो हम बड़े मुतमईन होते हैं। कुछ अर्सा कबल हमें गंदम की कमी का सामना हुआ तो हमें ये गंदम जो इंपोर्ट करनी पड़ी उसकी सूरत में हमें मुल्क में क्या सूरत हाल बनी, अफरा तफरी थी, उससे आप अच्छी तरह आगाह हैं। तो गंदम बड़ी अहम है, आप कोशिश करें जितनी आपके पास गुंजाइश मौजूद है, जितना रकबा मौजूद है, गंदम लगाएं। कैसे लगाएं इस पर हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब। आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और तवील अरसे से महकमा ज़राअत से वाबस्ता हैं, गंदम को और दीगर फसलों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनसे भी जानेंगे कि महकमा ज़राअत आखिर क्या सोच रहा है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहकम हमाद साहब। आप ज़रई साइंटिस्ट हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तहकीक क्या कहती है कि गंदम के हवाले से हम फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरे मेहमान मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप ज़रई साइंटिस्ट भी हैं और ख़ुद काश्तकार भी हैं, तो बराह रास्त जो है वो गंदम की फसल काश्त करने के हवाले से जो पहलू हैं उनको समझते हैं और जानते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि काश्तकार इस वक्त क्या सोच रहा है। तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। शहजाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि काश्तकारों का जज्बा कैसा है गंदम की काश्त के हवाले से? भरपूर तवानाई के साथ मौजूद हैं या ऐसे ही मायूस जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं? लेकिन ये तैयारी तो उस वक्त होगी जब उन्हें खाद मुनासिब नरखों पर और दस्तयाबी भी उसकी मुकम्मल होगी। एक तरफ मायूसी आप खाद की सूरत में फैला देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। ठीक है। खाद की कीमत का बढ़ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अलबत्ता खाद को उस रेट पे बिकवाना जिस रेट पे नोटिफाई हुई है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर हम कारबंद रहें। और अगर कोई हमें भी आपसे वही तवक्को है जी, ये हम नहीं चाहते कि जी आप 7,000 रुपये बोरी ले आएँ, लेकिन जो कीमत आपने खुद मुकर्रर की है जी बिल्कुल उस पर एक तो मिलनी चाहिए, दूसरा ये है कि वो मिलनी भी चाहिए। जी दस्तयाब, जी बिल्कुल दस्तयाब है। अच्छा। इस वक्त मार्केट में खाद बिल्कुल दस्तयाब है और मुनासिब रेट पे दस्तयाब है, जो नोटिफाइड रेट है उसके ऊपर दस्तयाब है। मसलन अब हम देखें, अगर कल अगर खाद की या परसों खाद की कीमत बढ़ गई है तो वो जो ही खाद की कीमत नोटिफाई होती है तो खाद का डीलर तो उसी वक्त खाद को उस रेट पे बेचना शुरू कर देता है। हालांकि वो पुरानी खरीदी होती है, उस पर कोई एहतियात नहीं रहती। सो इसका कोई मैकेनिज़्म हमारे पास ऐसा नहीं है कि खाद इन्वेंट्री हम मुकम्मल तैयार करते हैं, ठीक है ना जी, खाद सेल भी हो गई, खाद मार्केट में आ भी रही है, सेल भी हो रही है। इस वक्त यूरिया की कोई ख़ास डिमांड नहीं है, लेकिन चूँकि लोगों की कपास की फसल अच्छी हुई है, लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, पिछले साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए लोग कोशिश कर रहे हैं कि डीएपी के साथ ही जो ना यूरिया भी ख़रीद के रख लें
ताकि आने वाले वक्त में जैसे हमें थोड़ा सा प्रेशर हुआ दिसंबर में पिछले साल, वो प्रेशर जो है ना, वो जो ज़िम्मेदार जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से, उसकी वजह से मार्केट में यूरिया की डिमांड भी है और डीएपी की, तो चूँकि सीज़न है तो डीएपी की डिमांड इस वक्त डीएपी जो है, जो हमें मतलूब है जी, वो दस्तियाब है मार्केट में, हमारे पास स्टोर्स में भी मौजूद है इतनी जितनी चाहिए। नहीं, स्टोर में तो होती नहीं है, ये तो होती है डीलर के पास। मतलब उनके स्टोर्स को शामिल कर लें हम। जी, अवेलेबिलिटी की जी, अवेलेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीएपी जो है वो एक बड़ी इनपुट के तौर पर गंदम में शुमार होती है, और उसके बगैर गंदम जो है वो अच्छी गंदम हासिल करना, पैदावार हासिल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन डीएपी बहुत महंगी है। अब काश्तकार पे एक बड़ा बर्डन ये बिजाई के वक्त आ जाता है। डीएपी कितनी डालनी है, फिर अगर उसमें वो गुंजाइश करता है तो फी एकड़ पैदावार पर असरात मरतब होते हैं। कोई ऐसा रास्ता है कि डीएपी में अगर उसकी क्वांटिटी में कोई कमी कर ले तो उसका मुतबादिल कुछ हो जो उसे डाल के वो पूरा कर ले? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो है उसकी ज़मीन की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, ऑलरेडी उसने क्या काश्त किया हुआ है। ठीक है। अगर ऑलरेडी जैसे काटन काश्त की हुई है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी डीएपी की कम की जा सकती है। अच्छा। तो अगर फिर भी अगर उसके पास करंटली अवेलेबल नहीं है, वैसे इनके शहजाद साबिर साहब के मुताबिक अवेलेबल है मार्केट में, अगर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो इसको पहले पानी के साथ जो है ना दे सकता है गंदम को डीएपी। अगर इस पे भी वो नहीं अगर कर इस पा मरहले पर नहीं है तो पहले पानी पर दे सकता है। पहले पानी पर दे सकता है। तो उसके बाद ये है कि अगर फिर भी उसके पास अफोर्डेबल नहीं है तो फिर दूसरा जो आता है फार्म यार्ड मैन्योर आता है। तो वो प्रैक्टिस 3 साल की है या 4 साल तक चल जाती है। अगर वो फार्मर अफोर्ड कर सकता है या अवेलेबल है तो उसको वो भी सूटेबल है। वो तो डॉक्टर साहब लॉन्ग टर्म हो गया ना जी, लॉन्ग टर्म हो गया। इस वक्त अगर किसी के पास पैसे नहीं है जेब में तो एक तो ये सूरत है कि वो पहले पानी पर डीएपी पहले पानी पे दे सकता है। दूसरी इसका मुतबादिल तो कुछ नहीं है, डीएपी तो चाहिए ही चाहिए जी। फास्फोरस होती है इसमें, वो चाहिए, उसके बगैर कोई गुजारा है नहीं जी। अच्छा, ये शहजाद साहब, आप महकमा ज़राअत रिकमेंड क्या करते हैं कि डीएपी कितनी डालनी है? जी, जो इस मरहले पर 3 किस्म की ज़मीनें हम कैटेगराइज करते हैं इन जनरल। ठीक है। कमज़ोर ज़मीन, दरमियानी और ताकत वाली अच्छी ज़मीन। अब जो कमज़ोर ज़मीन है उसमें हम जो बिजाई के वक्त ज़मीन की तैयारी होती है उसमें हम कहते हैं 2 बोरी डीएपी डाली जाए। 2 बोरी जी, 2 बोरी डीएपी एक जनरल। ठीक है। और आधी बोरी पोटाश की। ठीक है। अब दरमियानी ज़मीन में हम कहते हैं कि 1.5 बोरी डाली जाए। ठीक है। 1.5 बोरी डीएपी की और उसके बाद आधी बोरी पोटाश की। और जो ताकत वाली ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, उसमें हम कहते हैं कि 1.25 बोरी डीएपी की डालें। ठीक है। और आधी बोरी पोटाश की डालें और ज़मीन की तैयारी के वक्त ही उसको डालें। किसान फैसला कैसे करेगा कि ये ज़मीन जो है ताकत वाली है, कमज़ोर है, मेरा है, क्या सूरत हाल है? जी, उसकी एक तो चूँकि किसान वो सारी ज़िंदगी से उस ज़मीन को काश्त कर रहा है, उसको अंदाज़ा है कि उसको अंदाज़ा भी होता है। दूसरा ये कि हमारे पास देखें, हमारे पास एनालिसिस की फैसिलिटी भी है। अगर कोई किसान अपने एग्जैक्ट कैलकुलेट कराना चाहता है कि मैंने कितने किलो के हिसाब से कितने किलो ज़मीन में खाद डालनी है, तो अपना एनालिसिस करवाए और उसके मुताबिक उसको एनालिसिस लैब का तजिया करवाए, आप बता देंगे वो उसको बता देते हैं कि आपने कौन सी खाद कितनी मकदार में, इसमें कितनी अवेलेबल है आपकी ज़मीन में और कितनी आपने डालनी है, वो तो एग्जैक्ट हो जाती है ना हर चीज़। ठीक है। अमीन साहब, ये जो है बड़ा साइंटिफिक काम है। हमारे काश्तकार तो चलो सदियों से इस सारे हुनर को जानते हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी साइंस है ये काश्तकारी जो है। जिस तरह किचन एक बड़ी साइंस है जिसको हम कभी अहमियत नहीं देते, इसी तरह काश्तकारी भी एक साइंस है। तो हमारा जो काश्तकार है, आपका तजर्बा क्या कहता है, वो इस साइंस को अच्छी तरह समझता है, या हमारी जो फी एकड़ पैदावार कम रहने का एक सबब ये भी है कि हमारे काश्तकार के पास आगाही नहीं है? थैंक यू सर, शुक्रिया सर। ये बिल्कुल आपने बात बजा फरमाई है कि जो हमारा ज़िम्मेदार है वो साइंटिफिक जो नॉलेज है ना उससे ज़्यादा बाखबर नहीं है, बहुत मतलब थोड़ी परसेंटेज है जो उस ख़ास जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक चलते हैं तो उनको उसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। तो जिस तरह आजकल महंगाई का दौर है और बाकी पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ गई है, और ये इसको जब तक ज़िम्मेदार एक बिज़नेस के तौर पे अपनी काश्तकारी को नहीं लेगा, एक एक चीज़ का हिसाब नहीं रखेगा, जो प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनज़र रख के नहीं करेगा, तो फिर वो इससे जो है ना अच्छा मुनाफा नहीं हासिल कर सकता। और वो यही हालात होंगे जिससे हम गुजर रहे हैं कि भाई एक तरफ जो है अगर प्रोग्रेसिव फार्मर है
वो एक रिवायती काश्तकार से अगर दुगनी फसल हासिल कर रहा जी, है बिल्कुल। उन्हीं वसाइल से, तो इसका मतलब ये है कि वो काश्तकार की कोताही है। जी, बिल्कुल। दूसरा, हमारे बेशतर काश्तकार जो है एब्सेंटी भी हो गए हैं, वो इतना टाइम भी नहीं देते अपनी काश्त, हालांकि और भी करने के लिए कुछ नहीं होता, जी, जी। लेकिन फोकस नहीं होता फसलों पर। जी, बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि ये जैसे अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया कि मिट्टी का तजिया जो है बड़ा अहम मामला है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि आपकी ज़मीन जो है क्या चाहती है। जी, बिल्कुल। तो क्या रुझान क्या है हमारे जो काश्तकार हैं, वो ज़मीन के तजिए की तरफ उनका रुझान है, और आपका कोई अंदाज़ा है कि कितने % लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन का तजिया करवाते होंगे और बाकी नहीं करवाते? सर ये परसेंटेज तो बहुत कम है। कम है ना? कम है, बहुत कम है। हालांकि ये वक्त की इंतहाई अशद ज़रूरत है। जिस तरह हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, एक फसल के बाद लगातार दूसरी फसल आ रही है, ज़मीन को टाइम नहीं मिल रहा, रेस्ट नहीं मिल रही कि वो अपने जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको रिचार्ज करे। तो और इनपुट्स जो हैं वो महंगे भी हो गए हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ज़मीन का जो तज़िया है ना, वो सर बहुत ज़रूरी है। बहुत चंद इम्पोर्टेंट एक है। हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जैसे आपने कहा कि वो बहुत अच्छी मुझे yield तो है। ऐसे लगता है कि 1-2% से ज़्यादा जो है वो रेशो ही नहीं है जो जी ज़मीन बिल्कुल का ऐसे ही है तजिया सर। वो प्रोग्रेसिव फार्मर सर, जैसे आप कह रहे थे ना कि बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं, उनकी वजह यही है कि वो ये जो असूल हैं इनको मद्देनज़र रख के एनालिसिस करवाते हैं, बाकी जितनी एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है वो यूज़ करते हैं, और जिस टाइम पे जो इनपुट रिक्वायर्ड वो होता देते है हैं। जी वो ठीक है। यूज़ करते हैं। ये साबिर साहब, एक पहलू तो ये है कि हम ज़िम्मेदार को कहते हैं कि वो अपनी मट्टी ले आए और तजिया करवाए, वो उसको इन दिनों में हैट्रिक लगता है कि जी वो तजिए के लिए मट्टी लेके आया है, फिर लेबॉर्ट्री में दे गया, फिर 2 चक्कर लग काटे हैं उसने कि जी वो रिज़ल्ट दे दें। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम मोबाइल लैब्स बना दें और वो मौके पर जाके और हम खुद ही इसको तजिया करना शुरू कर दें ताकि हमें फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ने में आसानी हो? जी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ वामल ऐसे भी हैं, कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो लैब में ही होने होते हैं, अच्छा। कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो ज़िम्मेदार खुद भी कर सकता है। उसके लिए कुछ अदारे ऐसे हैं, प्राइवेट एनजीओज़ ने एक एनालिसिस किट भी बनाई है कि उसकी पीएच अगर किसी ने मालूम करनी है, उसका मॉइस्चर मालूम करना है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक किट के ज़रिए, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे से, वो उनको ज़मीन में रखते हैं तो वो उसको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, कौन सी नहीं है। लेकिन जो मेजर एनालिसिस है वो लैब में ही होगा। वो लैब में ही होना होता है। इस अमल को किसी तरह आसान किया जाए या लोगों की एक्सेस जो है जी, एक्सेस तो है, एक्सेस तो देखिए हर की है। दूसरे ये है कि प्राइवेट सेक्टर है जो फर्टिलाइज़र का सेक्टर है, उन्होंने भी कुछ लैब्स बनाई हुई हैं, वो भी मोबाइल लैब्स हैं। कुछ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो मोबाइल हैं, कुछ की फैसिलिटीज़ जो स्ट्रक्चर्ड हैं, जैसे हमारी एक स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटी है। तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो फार्मर इसको फैसिलिटी को अवेल करना चाहे वो कर सकता है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर अगर इतनी अफादियत है तो फिर काश्तकार आता क्यों नहीं है अपनी ज़मीन का तजिया कराने के लिए? क्या वो इसकी अहमियत को नहीं समझता, या सिस्टम में कोई थोड़ी सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं पहुंच पा रहा? लेकिन जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम गंदम की बिजाई पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की बिजाई पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ये सारी सूरत हाल हम जानते हुए, हमारा काश्तकार भी जानते हुए कि जी ये बड़ा ज़रूरी है, अगर वो अपनी ज़मीन का तजिया करवा लेगा तो उसके लिए खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, बाकी चीज़ें भी बड़ी आसान हो जाएंगी। क्यों करवाने के लिए क्यों तैयार नहीं? मैं बताता हूँ। देखिए, एक पिछले 4-5 साल हमारा 5 साल से एक प्रोजेक्ट चला है, उसमें नॉर्मली ज़मींदारों को एक जनरल आइडिया हो गया कि उनकी ज़मीन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा। वो हमने पूरे पंजाब में हर 10 एकड़ के बाद एक तजिया किया और उसका एक डेटाबेस भी डेवलप हो गया। अब ज़िम्मेदार देखें, ज़िम्मेदार अगर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ना तो वो अपने एनालिसिस दे के बाकी लेबॉर्ट्री आए। अब उसमें एक जनरल कैटेगराइजेशन है, हर ज़िम्मेदार को पता है कि रेतली ज़मीन है, अगर मेरी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स जो पानी लगाने से लीच डाउन हो जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के साथ इंटैक्ट नहीं होते, तो वो उसको पता है कि मेरी ज़मीन की सूरत हाल क्या है। तो उसको एक जनरल रिकमेंडेशन का पता है कि मेरी ज़मीन कमज़ोर है तो मैंने 2 बोरियाँ देनी है। अब वो जब लैब में जाएगा, लैब में भी उसको प्लस माइनस इतना ही वो रिकमेंडेशन मिलेगी। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट तो उसके पास है, ज़िम्मेदार के पास। अब जो उसको पता है कि मैं ये अपने रकबे की, मेरे 4 साल पहले इसका एनालिसिस हुआ था तो मुझे ये रिकमेंडेशन मिली थी, और वो रकबा जिसके टेक्सचर
मतलब ये टेक्सचर जो है, सॉइल का टेक्सचर जो है, ये कोई जल्दी चेंज नहीं होता। इसको साल हर साल चाहिए होते हैं कि उसको चेंज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर उसमें डालते रहें, उसमें फार्म यार्ड मैन्योर डालें, उसके बाद ग्रीन मैन्योरिंग करें, फिर कुछ सालों के बाद उसकी टेक्सचर चेंज होती है। अगर सैंडी टेक्सचर है तो उसमें सैंडी रहना है, लोमी है तो लोमी रहना है, ठीक है ना जी। उसको अंदाज़ा है, उसको अंदाज़ा है जनरली थोड़ा है, सा, ठीक उसको है। ये नहीं है कि उसको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सदियों से वो यही काम कर रहा है, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं और थोड़ा सा जी। उसमें अब हम जब कहते हैं कि परफेक्शन की बात करते हैं, तो वो जब उसने परफेक्शन पे आना है ना, तो फिर उसने वो किलोग्राम्स की बात करनी है, फिर उसके बचत भी बोरियों को- परफेक्शन में है ना जी, जी, आप बिल्कुल। देखें ना, अगर एक बोरी डीएपी का फर्क आ रहा है सिर्फ, ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रॉफिट तो वही है जो वो माइनस कर देता है। जी अगर बिल्कुल। कहाँ हाँ कम जी, डालनी है, कहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा डालनी है। उससे देखें, वो जो है उसने प्रोडक्टिविटी उतनी ले लेनी है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो रिसर्च है वो हमें कुछ बता सकती है कि कोई तजिए के बगैर भी कुछ टोटके हों, कुछ इंडिकेटर्स हों, जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि ज़मीन में क्या कमी है और किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की जाती है, जनरल ऐसे कोई जी, वो है। हाँ वो है मोस्टली फार्मर में भी ये चीज़ें चल रही हैं पुराने उसमें से। अब साइंस ने भी उनको रीफार्म कर दिया है कि सिम्टम प्लांट के अंदर भी देखी जाती हैं, कि प्लांट खुद भी सिम्टम शो करता है ठीक है। कि उसमें कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है। ठीक है। उसके चार्ट भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो फार्मर को ऐप्स के ज़रिए चार्ट भी दिए जा सकते हैं। फार्मर का अपना एक्सपीरियंस भी है, वो सिम्टम देख के भी अंदाज़ा कर मतलब लेता अगर है। फास्फोरस की कमी है जी। यही हम गंदम की बात कर लें, तो क्या इंडिकेटर्स होंगे जो गंदम में ज़ाहिर होंगे? उसके लीव कमज़ोर होते हैं, तो मज़ीद जो चार्ट है उसको देख के ही उसके मैं देख के, मतलब ये चार्ट मौजूद है, जी, अगर वो चार्ट भी जो है किसान के पास है तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या अंदाज़ा चीज़ हो हमारी जाता है ज़रूरत है। उसको, उसका अपना कभी एक्सपीरियंस। देखा है जमीन साहब ये चार्ट आपने, ये जो जिस चार्ट का जिक्र कर रहे हैं जी डॉक्टर बिल्कुल सर, ये जितने हमारे महकमा जाते हैं, ख़ासतौर पे महकमा ज़राअत, साहब? तो वो लिटरेचर तो प्रोवाइड करता है। उनके जितने भी फार्मर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे ज़िम्मेदारों को जितनी भी एक जदीद टेक्नोलॉजी होती है, तो ये चीज़ें भी आती रहती हैं। अब है कि कौन बंदा उससे फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा वही उठाएगा जो उसको लेके पढ़ेगा भी, उस पर इसकी अमल भी जितनी करेगा। दिलचस्पी होगी और जी, जितना बिल्कुल। अपने कारोबार पर फोकस जी, होगा फोकस करेगा। उतना ही, ये कारोबार ही है ना जी, जी, आप बिल्कुल, काश्तकारी बिल्कुल। कर रहे हैं, उससे मुनाफा हासिल करना जी, है आपने, जी, ठीक है। साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है हम जिस मरहले पर हैं, गंदम की बिजाई के मरहले पर हैं, तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि खाद मुयस्सर है। अच्छा, हमें बहुत सारी इलाकों से चीखें सुनाई दे रही हैं काश्तकारों की कि जी खाद महंगे दामों में मिल रही है और बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, तो इसके हवाले से कोई आप उनको इंश्योर करवा सकते हैं कि जी अगर कहीं कोई शिकायत हों तो वो क्या करें, और अगर खाद अवेलेबल नहीं है या महंगे दामों बिक रही है तो क्या की जाए? ये तो देखिए, मैं हर काश्तकार से ये गुजारिश करूँगा कि अपने इलाका का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या ज़राअत अफसर है, अगर कहीं खाद महंगी बिक रही है तो उसके नोटिस में ज़रूर लाएं, ताकि उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ज़िम्मेदार को महंगी खाद मिले। अब ज़िम्मेदार देखें, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़िम्मेदार की और जो आड़ती है उसकी अपनी एक कोरिलेशन है। अगर वो आधार खाद लेता है या बामी एतमाद से जो है वो निज़ाम चल रहा है। जी जी, देखें ना, ये कोई एक ढकी छुपी बात नहीं है। ज़िम्मेदार उधार पे ज़िम्मेदार के पास लेते पैसे हैं, नहीं है, उसने पैसे खाद नहीं उठा है, ली, उधार पे खाद ले ली, ठीक है ना जी। हाँ, अगर कहीं कोई इस तरह की कंप्लेंट है वो हमें ज़रूर बताएं, हम उसके मशकूर होंगे और हम उसका नाम भी सीगा राज में रखेंगे और इंशाल्लाह तदीबी कार्रवाई भी मुकम्मल होगी, मुकम्मल तदीबी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा चलते हैं इसमें आगे कि इस वक्त जो है बिजाई का मरहला है, ज़मीन की तैयारी के हवाले से क्या चीज़ें अहम हैं, और पहला पानी वतर में ज़मीन को लाना, इस पे क्या क्या चीज़ें अहम हैं जो हमें बता दें? सर, वो पहला पानी तो डिसाइड हो चुका है, जिन्होंने राउनी पे करनी है वो राउनी कर चुके हैं। ठीक है। तो अब राउनी करके वो जिनकी कॉटन स्टैंडिंग क्रॉप में कर दी राउनी वगैरह, तो उसमें वो अब लगाएंगे फसल को। ठीक है। अगर कोई राउनी नहीं कर सका किसी हालात की बेस पे, अब तो तकरीबन यकम हो गई है, अगर क्विकली अवेलेबल है ठीक, वगरना फिर वो दूसरा जो पानी छठ पिला वाला मरला है उस पे जाए। तो इसके अलावा मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक और चीज़ खाद और ज़मीन के अलावा ऐड करना चाहूँगा, गंदम का सीड। तो वो सीड पे बात करते हैं, जी, ये बड़ा अहम है, लेकिन हमें ये बता दें कि ये
गंदम की बिजाई जो है वाइबल मुआशी तौर पे मुनाफा बख्श जो है कब तक काश्त करना रह जाएगा कि इस वक्त तक आप काश्त कर लें, इससे आगे ना जाएं? 20 नवंबर तक तो रिकमेंडेड जाता है, ठीक है। तो 1 दिसंबर तक भी चला जाता है। उसके फिर और मेथड हैं कि सीड रेट हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर उस चीज़ को कवर कर जाता है। अगर लेट हो रहा है किसान तो फिर सीड रेट क्या रिकमेंडेड क्या है अमूमी तौर पे, क्या रिकमेंडेड? अभी तक जो रिकमेंडेड है 40 से 50 kg पर एकड़ है, जो 15 नवंबर तक चलेगा। 15 नवंबर तक जो आप 15 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। और उससे आगे जाते हैं तो फिर पर डे जो है ना सीड रेट इंक्रीज करते जाते हैं। इंक्रीज करते हैं। महकमा क्या रिकमेंड करता है जी, कितना डालें क्या? जी 20 नवंबर तक हम रिकमेंड करते हैं कि 20 नवंबर तक 40 kg और 20 से 30 के दरमियान फिर 40 से 50 kg। और दिसंबर में, अगर दिसंबर में चले जाते हैं तो फिर 50 kg से पर डे 1 किलो बढ़ाते जाएं। पर डे 1 पर किलो डे 1 बढ़ाते किलो हैं। बढ़ाते हैं। अच्छा, ये कुछ तजर्बा हुआ पिंडी भटिया की तरफ और बाकी इलाकों में भी कि बड़े कम बीज से हमने काश्त की और उसकी झाड़ से जो है हमने काफ़ी सारी गंदम हासिल की। वो कोई कामयाबी नहीं, क्योंकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बड़ी कमी आ जाती थी अगर आप वहाँ पर जो है। देखिए बुखारी साहब, ये दौर है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। अच्छा, ठीक है ना जी। ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए हमें फिर हर दाना जो है ना वो हम अगर गंदम का दाना नवंबर के 20 तक 1.5 इंच तक भी उसका दाना जाएगा ना तो वो ग्रो कर जाएगा। जो ही सर्दी बढ़ती जाएगी फिर वो दाने जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे या वो अपनी एक प्रॉपर डेप्थ से उसको गर्मी चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसके ज़रिए ही उसने उगना। जैसे जैसे ठंड आती जाएगी फिर वो दाने जो है ना उनकी जर्मिनेशन कम होती जाएगी। अच्छा, जो प्रॉपर प्लेस पे पड़ा होगा, 1 इंच पे पड़ा होगा, आधे इंच उसकी पे पड़ा, germination उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। जो गहरा चला जाएगा उसकी जर्मिनेशन। अब मैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जब बात करता हूँ तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर ये है कि ड्रिल के साथ काश्त हो और ड्रिल ऐसी हो जो हर दाना अपने प्रॉपर डेप्थ के ऊपर उसको गिराए और उसमें से दाने ज़ाया ना हो। ठीक है। वो पूरे के पूरे दाने जितने ज़मीन में चले गए वो सारे उग जाएं। अब सर हमारे पास देखें, हमारे पास दो मेन तरीके हैं। एक छटा, ठीक है ना, छटा लगाया, छटा लगा के उसके बाद उसको हल मारा, कुछ दाने नीचे चले गए, कुछ सरफेस के ऊपर रह गए। अब मोस्टली होता ये है कि उन 40-50 किलो में से 33% दाने ऐसे होते हैं जो 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई पे चले गए, वो भी नहीं उगेंगे। ठीक है। अब कुछ परसेंटेज 30% इतने पैसे होते हैं जो सरफेस के ऊपर रह गए। जो सरफेस के ऊपर रह गए वो परिंदे उसको खा जाएंगे। अब हमारे पास दाने जो रह गए हैं वो तो 30-40% मैक्सिमम 40% रह जाते हैं। उन्होंने ग्रो करना है, उसी से हमने उस खेत में 10 लाख से 12 लाख पौधे हमने हासिल करने हैं। ठीक है, उनसे फिर हमारी प्रोडक्शन आएगी। ठीक है ना जी। वो प्रोडक्शन जो है वो हमें प्रॉपर स्पेस के ऊपर हम जब दाना डालेंगे तो वो हमें तभी मुमकिन अदरवाइज है। सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो आपने बात की है कि जी वो कम दानों से फसल पूरी लेते हैं, तो जो हम 60% जो ज़ाया कर रहे हैं अगर उसको बचा लेंगे तो वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से मुमकिन है कि ड्रिल के साथ हो और प्रॉपर प्लेस के ऊपर हर दाना गिरे और वो हर दाना उग जाए। ठीक है। अमीन साहब ये बताइएगा कि ये जब हमें पता है कि ड्रिल से काश्त करेंगे तो वो एफिशिएंट काश्त होगी और हमारा दाना भी ज़ाया नहीं होगा और हर दाने से पौधा निकलेगा, फिर हम छटा क्यों करते हैं? अवेलेबिलिटी का मसला है, रिसोर्सेज का इशू है, ड्रिल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ट्रेंड पहले ज़्यादा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़मींदार है वो काफ़ी अवेयर हो गए। अभी भी छटा करते हैं? वो आखिर में तो आगे जहाँ भी या ज़मीन पड़ी बस छटा होता है, लेकिन वो सर ऐसे है ना कि अगर कोई लेट हो जाता है, टाइम उसके पास कम है या बजट उसका इजाज़त नहीं दे रहा, तो लेकिन अब अडाप्टेबिलिटी जो है ना ड्रिल की ये काफ़ी हो गई है, तो वो लेट काश्त से बचने महंगी पड़ती है काश्त ड्रिल से करें, क्या वजह क्या है कि आखिर हम इसको अभी तक जो है अवॉइड करते रहे? क्या ड्रिल से करना महंगा पड़ता है, कोई डीजल का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ड्रिल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्या सूरत हाल? वो बजट का इशू हो सकता है, अगर किसी के पास है या ज़्यादा लेट हो गया है तो वो कहता है कि अगर मैं ड्रिल से काश्त करूँगा, बाज़ दफ़ा एक एरिया होता है वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट है ना वो एक आधा होता है। ठीक है। तो वो पूरे इलाके के अंदर उसने कवर करना होता है, उसकी बारी आते हुए भी काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए ताकि टाइमली सोइंग हो सके, जो ज़्यादा अहम फैक्टर है, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं चलें छठे से जो ना होने से बेहतर है कि टाइमली सोइंग हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो बताइएगा कि बीज का चुनाव कैसे करना है। वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बीज, बेशतर लोगों ने तो बीज अपना घर में रखा होता है
तो अगर नहीं है, रखा हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी है और फिर बीज का चुनाव भी है कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना है। सर, महकमा ज़राअत ने रिकमेंडेड वेराइटियाँ की हुई हैं हर इलाके के लिए, बरानी के लिए भी और इरीगेटेड इलाके के लिए भी किए हुए हैं। उनको चुनाव करना चाहिए उन वेराइटियों को। तो उसके अलावा अगर फार्मर वो वैरायटी किसी बेस पे नहीं चुन सकता, जैसे आप कह रहे हैं कि घर का बीज रखा हुआ है, तो ब्रीडर ये कहता है कि उसको भी रिप्लेस करें, किसी और घर के इलाके के ले आएँ। सपोज़ करें वो खानेवाल का है तो वो मुल्तान या डीजी खान वाला बीज अगर किसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वो भी घर का है, तो इसमें भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है। अच्छा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा होगा। इसका भी फ़ायदा होता है। ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना, बीज प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। और जैसे अभी बात हो रही थी, ड्रिल की हो रही थी, तो ड्रिल हाई एफिशिएंट ड्रिल भी आ चुकी हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी, उसके काफ़ी तजर्बे हो चुके हैं। जैसे शहजाद साहब कह रहे थे कि 10 से 12 लाख पर एकड़ पौधों की तादाद ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वो तकरीबन 20 केजी पर एकड़ से दानों से पूरी हो सकती है, अगर आपके पास हाई एफिशिएंट ड्रिल है। बड़ी बचत हो गई है। जी, ड्रिल है। तो ड्रिलें वैसे फ़ारन में तो इस्तेमाल होती हैं, हमने भी उनको इंट्रोड्यूस कराया है। आपने तो अभी वो तजर्बाती मरहले पर होगी ना? नहीं, फार्मर के लिए अवेलेबल है, हमने Available है, 5 अच्छा। ड्रिलें बनाई हैं, फार्मर के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन आपकी एक क्वेश्चन ये था कि फार्मर उसको अडाप्ट क्यों नहीं करता। मसला ये आ रहा है कि फार्मर हमारे काफ़ी सारे स्मॉल लैंड होल्डिंग हैं, तो वो बड़ी लैंड के लिए तो वो लाते हैं, उसके सीक्वेंस के साथ चलता रहता है। जिसके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, तो वो मैनुअली इतने मसाइल ही नहीं है आपके पास। मसाइल क्विक कर लेता है। ठीक है। तो अगर इसको गवर्नमेंट इंश्योर करे ड्रिल की अवेलेबिलिटी, तो फिर फार्मर इसको इजीली अडॉप्ट करेगा। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, सीड के अलावा हार्वेस्टिंग तक फ़ायदे हैं इसके। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, पहले भी जो काम किए हैं सारे फेलियर का सबब नहीं, बने हैं। कर अगर रही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट। सरकारी सतह पर अगर हम गवर्नमेंट इदारे ने- चलाने की कोशिश करते हैं ना, महकमा खासतौर पर ज़राअत वाले सर्विसेज काफ़ी देने सारे वाले कर रहे हैं। कर लेंगे। जी, चलें, इस पर मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम की बिजाई पर और हमारे साथ रही साइंसदान मौजूद हैं। शहजाद साहब, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो घर का बीज है अगर वो ठीक है तो उसी को इस्तेमाल किया जाए, या अच्छी ग्रेडिंग वाला अप्रूव्ड बीज जो है बाज़ार से ख़रीदा जाए, और फिर इसकी ट्रीटमेंट का भी ज़रा तरीका बता दीजिएगा। हाँ जी, देखें, जो बाज़ार में सीड मिल रहा है वो एक तो सर्टिफाइड सीड होता है, यूनिफॉर्म सीड होता है, ग्रेडिंग उसकी बेहतर होती है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर हमने घर का बीज इस्तेमाल करना है तो हमें उसको बाकायदा छानना लगा के उसको छानना चाहिए। यूनिफॉर्म सीड होना चाहिए। ठीक है। अच्छी सेहत वाला सीड होना चाहिए। अच्छी सेहत होगी बीज की तो अच्छी फसल आएगी हमें। ठीक है। उसका एक फ़ायदा होगा कि सारा बीज जितना सेहतमंद होगा उसकी जर्मिनेशन यूनिफॉर्म होगी। ये नहीं होगा कोई एक दाना कमज़ोर दाना 2 दिन 3 दिन के बाद उग रहा है, और जो अच्छी सेहत वाला अच्छी विगर वाला सीड है वो 2-3 दिन पहले उग गया। इसी तरह से फिर उसकी जो बढ़ोतरी है उसमें भी फ़र्क आता है। ठीक है। यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगी, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सीड जो है वो अच्छे सोर्स से लेके काश्त करना चाहिए, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाजार से सर्टिफाइड हो, सर्टिफाइड सीड जो है, और प्रेफर करना चाहिए कि हमारे पास सर्टिफाइड सीड हो, ताकि काश्तकारों को इसका पता है या जी बिल्कुल धोखा हो जाता है? जी बिल्कुल पता है जी बिल्कुल पता कि भाई सही बीज कहाँ से हासिल करें। 100% पता। ठीक है। 100% ट्रीटमेंट के हवाले से भी कोई रिकमेंडेशन हैं कि अगर आप बीज काश्त करने जा रहे हैं तो कुछ उसको ट्रीट करना है? हाँ जी, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमारी सीड बोर्न या सॉइल बोर्न होती हैं, तो उसके लिए हमें जो है ना 1 ग्राम फी किलो सीड जो है ना वो ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर तो उससे ये हमें होगा कि बंट और इस तरह की जो सीड बोर्न बीमारियाँ हैं वो हमें उससे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा सीड ट्रीटमेंट से। अलबत्ता जो फफूंदी वाली बीमारी है या रस्ट है वो एयरबोर्न है। जो मिसाल के तौर पे ज़्यादा नमी वाला मौसम बन जाए, हवा से क्लॉडी, हाँ जी, क्लॉडी मौसम हो, उसके स्पोर्स जो एयरबोर्न होते हैं, ठीक है, वो एयर से आते हैं। तो जो सॉइल बोर्न है उसकी सीड ट्रीटमेंट करने उसका ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट पे भी आपने कोई तजर्बात किए हैं, और कोई इनोवेशन है कि ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जिसको ट्रीटमेंट की सतह पर कंट्रोल किया जा सके? बीमारी की तो ट्रीटमेंट पे है सच कोई मेरा काम नहीं है, बायोस्टिमुलेंट पे है। अच्छा। कि वो बैक्टीरिया नुमा होते हैं, उनसे सीड को ट्रीटमेंट करते हैं तो प्लांट हेल्दी होते हैं।
ठीक है। और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ उनकी कम हो जाती है और स्ट्रेस को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो भी मार्केट में बायोस्टिमुलेंट भी अवेलेबल हैं, कमर्शियल स्केल पे भी अवेलेबल हैं। अगर उनके साथ उनको ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आ सकते हैं गंदम में। ठीक है। अमीन साहब, ये हमारा काश्तकार ट्रीटमेंट करता भी है या बस वो इसको भी एक फटीक समझता है कि ये मुश्किल काम है, छोड़ो बस छटा कर दो या ड्रिल से काश कर दो, बस ज़्यादा से ज़्यादा बीज को धो लो, बस ठीक है, काफ़ी है? नहीं सर, अब ये चीज़ जो है ना काफ़ी अवेयर हो गया हमारा ज़िम्मेदार इस हवाले से कि जो सीड ट्रीटमेंट की महकमा जात रिकमेंडेशन करते हैं ये बड़ी ही अहम है, क्योंकि पिछले कई सालों से मुख्तलिफ़ बीमारियां जो थी वो वीट पे आती रही हैं। आल्दो के जो रस्ट है वो तो एयरबॉर्न है, सीड से नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कवर हो जाती हैं। आमतौर पे 2 तरह की जो जहरें हैं ना वो रिकमेंडेशन हम तक पहुंचती है कि आप फफूंदी कुछ जहर लगाएं और रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो दोनों। आजकल उनके मिक्सचर अवेलेबल हैं बाज़ार के अंदर। तो जब आप लगाएंगे ये जहर, जिस तरह साहब ने बताया कि 1 ग्राम 2 ग्राम तक पर केजी, तो आपकी जो फसल है वो इब्तदाई स्टेज के ऊपर बीमारियों से और रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनसे महफूज हो जाएगी। ठीक है। तो जब शुरू के अंदर महफूज होगी, इसका मतलब ये है कि आपकी पौधों की तादाद डिस्टर्ब नहीं होगी जितनी आप चाह रहे हैं। ठीक है। और पौधों की तादाद इंश्योर करने से ही आप अल्टीमेट जो आपका ऑब्जेक्टिव है अच्छी यील्ड का वो ले सकते हैं। अगर शुरू में ही कोई कीड़ा या बीमारी लग जाती है, पौधे आपके मर जाते हैं, प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल यील्ड है ना वो कम हो जाएगी। तो ये बड़ा अहम है और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अडॉप्टेबिलिटी है सवाल। अच्छा, लोग इस तरफ ख्याल रखते हैं कि ट्रीटमेंट करके लगाना है। शहजाद साहब, हमने महकमा ज़राअत ने कोई फ़ी एकड़ पैदावार का हदफ भी मुकर्रर की है कि इस दफ़ा? जी बिल्कुल मुकर्रर क्या? जी बिल्कुल मुकर्रर। मुल्तान में हमारे पास जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो 46 मन का फ़ी एकड़ का हदफ मुकर्रर हुआ है। हदफ है 46 और का। पिछले साल जो हमारा हमने जो अचीव किया है वो 38 मन है। अच्छा, तो काफ़ी सारा गैप है, ब्रिज हाँ हो जी, सके। वो हमने इसीलिए हमने टाइमली अपनी कैंपेन शुरू कर दी, टाइमली हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आपने कौन कौन से, और उसके बड़े मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। ये 8 मन अगर आप यही इजाफा कर लेते हैं तो ये बहुत इजाफा होगा। अगर मजबूरी तौर पे आप प्रोडक्शन देखें तो कहीं जा पड़ेगी। हाँ देखें, हमने हर वो कोशिश करनी है जो हम टारगेट अचीव कर रहे हैं। ठीक है ना जी। हमने दिन रात मेहनत करनी है, दिन रात ज़मींदार को बताना है आपने करना क्या है। हमने उसको बताना है कि ज़मीन लेवल करें, इसको टाइम के बुझाई करें, 20 नवंबर से पहले बुझाई करें और उसमें खाद डालें। खाद का जो इस दफ़ा ट्रेंड अच्छी जो मुस्बत बात यह है कि ज़मींदार के इस दफ़ा कॉटन के रेट उसको अच्छे बेहतर मिल गए और हौसला भी हो गया। हौसला भी हो गया। फिर उसके बाद मतलब मजबूरी तौर पे, मैं आपकी बात काट दी, मजबूरी तौर पे हम ये देखते हैं कि लोग ये जिक्र करते हैं कि भाई पहले हम सुनते थे, लोग कहते थे कि यार ज़राअत जो है वो घाटे का कारोबार है ना, अब इसको छोड़ देना चाहिए। अब ये ट्रेंड बदल गया है, लोग ये कह रहे हैं कि ये मुनाफे बख्श कारोबार है, जी मुकम्मल काम करना ट्रांसफॉर्म हो गया। लोगों ने मेहनत करनी शुरू कर दी ना, जिनको पता लग गया कि कारोबारी बंदा मेहनत करता है तो खुशहाल होता है, हम भी मेहनत करेंगे तो हासिल होगा। अच्छा, ये तो आपने कमज़ोर काश्तकार और अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर को सामने रख के और अपनी मेहनत को सामने रख के 46 मन फ़ी एकड़ का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया होगा। वैसे हमारे बीजों को अगर सामने रखें और अच्छी फार्मिंग की जाए तो हमारा वैसे फ़ी एकड़ होना कितना चाहिए पोटेंशियल, अगर हम इसको देखें? देखिए, पोटेंशियल जो ब्रीडर या अच्छे फार्मर ले रहे हैं तो 60 मन भी ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होती है। एक प्लांट का पोटेंशियल है, ठीक है ना जी। एक वो चीज़ है जो जितना उस पौधे का, उस खेत का किसान ख्याल रखेगा, उसके घर में उतनी रौनक, उतनी रिटर्न उसको उतना बेहतर मिलेगा। एक ज़िम्मेदार कहता है कि जी मैंने खाद डाल दी, बस छटा दे दिया, वो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है बुखारी साहब, जो ज़िम्मेदार सुबह शाम अपने खेत में जाता है ना, उसकी फसल कभी कमज़ोर नहीं होती। उसकी फसल इसलिए कि वो सुबह जाके शाम जाके हर वक्त अपनी निगरानी कर रहा है, कहीं नुकसान तो नहीं हो गया, पानी प्रॉपर लग गया, खाद डाली है, नौकर ने खाद डाल दी है, नहीं डाली, टाइम जो मैंने बताया था उसके ऊपर डाल दी है, पानी टाइम के ऊपर लग गया है। ये जो बंदा विजिलेंट है, डेली अपने फार्म को विज़िट करता है, अपने फार्म की पूरी निगरानी करता है, उसकी पैदावार कभी कम नहीं आती। कम पैदावार उस बंदे की आती है जो एब्सेंट है, जिसने बिजाई कर दी, फिर उसने नौकरों के ऊपर छोड़ दिया, पानी लगा दिया, खाद दे दी उनको, ये खाद डाल दो, उनकी मर्ज़ी, आधी बोरी डाल दी, पूरी डाल दी। फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, स्प्रे है,
जो बंदा एक अब स्प्रे देखे ना, स्प्रे होता है ग्रुप बने हुए हैं, 5-6 लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना जी, वो मशीनें लेके फिर रहे हैं। अब स्प्रे करने की टेक्निक जिम्मेदार अगर खेत पे खड़ा होगा तो वो उसको चेक सारी अडॉप्ट करेगा, सब सारी अडॉप्ट कर लेगा। अगर वो वहाँ नहीं है, सो ये छोटे छोटे जो फैक्टर है ना इसका जिम्मेदार मतलब में, ये कि अगर हम इसकी मिडिल लाइन देखें जी, तो मीन्स के अगर हम 50 मन से कम फी एकड़ पैदावार हासिल कर रहे हैं गंदम की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे तरीका काश्त में कोई खराबी है, नहीं सर, कहीं कोताही है। हमें अपनी फसल को मुकम्मल तौर पे लुक आफ्टर करना पड़ेगा, ज़िम्मेदार को फसल में खड़ा होना पड़ेगा। और वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो ज़िम्मेदार अपनी फसल में खड़ा होता है उसकी पैदावार कभी कम नहीं आती, चाहे कोई भी क्रॉप। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके पास कोई पाइपलाइन में ऐसी वैरायटी जिसका कोई हम ये तवक्को करें कि जी वो आएगी और बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा? जी, पाइपलाइन में वैरायटियाँ हैं। हाँ। हमारी 1-2 लाइनें हैं, वो अप्रूव्ड फार्म में हैं, और उसके साथ यूनिवर्सिटी हाइब्रिड पे भी काम कर रही है। हाइब्रिड अच्छा। फील्ड में लग चुके हैं, इस साल भी लग रहे हैं, और फार्मर फील्ड पे भी हाइब्रिड लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ताउन से। तो उसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, 80 मन पर एकड़ है उसकी पोटेंशियल है। अच्छा, तो अगर ये चाहे 80 मन है या जो भी वैरायटी हमारी है, मोस्टली वो 60 मन, 65-70 तक भी है उनकी पोटेंशियल। वो उस वक्त अचीव हो सकती है जब फार्मर टाइम पे सारी चीज़ें दे और उनको इनपुट प्रॉपरली दे। बाद औक़ात हमारा फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाता या उसको अवेयर नहीं होती, इनपुट वो प्रॉपरली नहीं देती, तो उसकी वजह से भी होते हैं। और भी फैक्टर आते हैं, जैसे प्रेसिजन एग्रीकल्चर है, ड्रिल की सोइंग है, इरिगेशन मेथड है, लैंड लेवल हो, तो ये सारी चीज़ें अगर पूरी हों तो 46 और 50 मन नो प्रॉब्लम फार्मर के कोई लिए। इशू नहीं है। कोई अगर इससे कम ले रहे हैं तो फिर हमारी कोई वैरायटी ऐसी अप्रूव्ड भी नहीं जो 50 से कम हो जिसकी पोटेंशियल। ठीक है। तो जो भी वैरायटियाँ इस साल भी महकमा ज़राअत में रिकमेंड की हैं, उनकी 60 तक 60 से अबव है पोटेंशियल। ठीक है। अमीन साहब, ये तो काश का बदला है ना, इसलिए सारा फोकस हम इस वक्त इसी भी कर रहे हैं कि इस वक्त क्या ज़रूरी है। पहला पानी जो है उसको फराहमी के लिए, पहला पानी देने के लिए हमें क्या करना है, क्या मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करना है कि हमने कोई डेज मुकर्रर करके देना है, या गंदम की कैफियत देखनी है, पौधे की कैफियत देखनी है, खेत की कैफियत देखनी है, उसके लिए क्या फार्मूला है जो आप काश्तकार अडॉप्ट करते हैं? सर इसमें यह है कि जो रूटीन में हमारी अभी गंदम काश्त हुई है, जो अभी ज़मीनें खाली थी उनके ऊपर अब ज़मीन की तैयारी हो गई और अब काश्त होने जा रही है 1 से 20 नवंबर के दरमियान। तो ये सर इसके लिए तो तकरीबन 20 से 25 दिन जो है ना वो हैं आपके पास आफ्टर सोइंग के बाद पहला पानी लगा देना चाहिए। ठीक है। वो जो टाइम होता है सर उस वक्त गोब की हालत ये ना पौधा जो है मार रहा होता है, शगुफे बन रहे होते हैं, पानी ज़रूरत होते हैं जी, उस वक्त पानी इंतहाई ठीक है। शहजाद साहब, सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड में कोई ऐसी चीज़ जो हम गलतियां कर जाते हों जिससे बचना चाहिए इस वक्त काश करते हुए? सर ज़मीन को लेवल करना हर सूरत, ताकि पूरे खेत को यूनिफॉर्म पानी लगे। ठीक है। खाद तैयारी के ऊपर डाल देनी ज़रूरी है, जब ज़मीन तैयार करें खाद डाल दें जो रिकमेंडेड है। तीसरी बात, 20 नवंबर से पहले हर सूरत काश्त कर लें और बीज का और खादों का इंतज़ाम करके रखें। ठीक है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गंदम की काश्त पर बात की है, आपको टोटके भी बताए हैं। कोशिश करें जितनी ज़्यादा गंदम काश्त कर सकते हैं, आपका भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।